Hello students, welcome to class 9th. We are doing history and today we are doing the chapter French Revolution and today we will complete this positively. This is the chapter of history, the French Revolution, and in this chapter we are doing today that how the National Assembly will control the king और किस तरीके से उन्होंने नेशनल असेंबली को बनाया, कैसे उन्होंने सिटीजन्स को डिवाइड किया, वो देखते हैं जब फाइनली नेशनल असेंबली बनी। देखिए, जो नेशनल असेंबली थी उसने डिसाइड किया कि जो वोट करने वाले सिटीजन्स होंगे उनको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। ये मैंने आपको पहले भी बता दिया था, जिसमें कुछ जो सिटीजन्स हैं वो तो होंगे एक्टिव सिटीजन्स और कुछ जो सिटीजन्स होंगे वो कैसे होंगे, पैसिव सिटीजन्स। एक्टिव सिटीजन्स जो हैं, एक्टिव सिटीजन्स जो थे वो कम से कम थे 4 मिलियन, जिन्हें राइट टू वोट ऑब्टेन था, जिन्हें राइट टू वोट दिया गया था। एक्टिव सिटीजन्स थे जिन्हें राइट टू वोट दिया गया था। पॉपुलेशन जबकि कितनी थी, पॉपुलेशन थी हमारी 28 मिलियन, फ्रांस की मतलब 28 मिलियन में से सिर्फ 4 मिलियन को क्या दिया गया था, राइट टू वोट। पैसिव सिटीजन्स कौन से थे, जिनको बाकी के जो बचे 24 मिलियन, जिनको राइट टू वोट नहीं दिया गया था, जिन्हें राइट टू वोट नहीं दिया गया था। और इनमें कौन कौन आते थे, फर्स्ट ऑफ ऑल तो वुमन एंड बिलो 25 ईयर एज, बिलो द एज ऑफ 25 ईयर्स। तो ये थे दो हमारे एक्टिव और पैसिव सिटीजन। एक्टिव सिटीजन्स में बहुत कम लोग थे, एक तो 25 ईयर एज रख दी थी वोटिंग की और फिर 25 ईयर की एज के बाद वाले, और वुमन जो थी वो बहुत ज़्यादा थी लेकिन वुमन को राइट टू वोट नहीं दिया गया था और 25 ईयर से कम एज वालों को नहीं दिया गया। तो ये हमारे एक्टिव और पैसिव सिटीजन्स थे। अब हमारी नेशनल असेंबली को इलेक्ट करने में जो पार्टिसिपेट करते थे वो कौन थे, हमारे एक्टिव सिटीजन्स। अब देखते हैं एक्टिव सिटीजन्स जो हैं वो किस तरीके से इन्होंने इसमें पार्टिसिपेट किया। एक्टिव सिटीजन्स ने वोट किया और वोट के थ्रू इन्होंने हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स को चुना या इलेक्टर्स को चुना। इन्होंने अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को इलेक्ट किया। अब एक्टिव सिटीजन्स ने वोट किया और अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को इलेक्ट कर लिया। अब रिप्रेजेंटेटिव्स को इलेक्ट करने के बाद उन रिप्रेजेंटेटिव्स ने नेशनल असेंबली में कौन कौन होगा, नेशनल असेंबली में कौन कौन होगा इसको इलेक्ट किया। इन सिटीजन्स ने नेशनल असेंबली के मेंबर्स को इलेक्ट किया। 45 के आसपास मेंबर्स होते थे। अब ये जो नेशनल असेंबली थी यही रूल किया करती थी। इसके साथ कौन और था, किंग और था। प्लस में कौन और था यहाँ पर, किंग, क्योंकि आपको बताया गया था कि एब्सोल्यूट मोनार्की को हटा करके मोनार्क को सिर्फ क्या बना दिया गया, सिर्फ नाम का बना दिया गया, यानी कि सिर्फ फॉर्मेलिटी के लिए बना दिया गया। अब किंग जो था, किंग का क्या काम था, मिनिस्टर्स को कंट्रोल करना। किंग के पास मिनिस्टर्स, कंट्रोल नहीं सॉरी,
मिनिस्टर्स को चुनना। किंग का क्या काम था? मिनिस्टर्स जो होते थे उनको इलेक्ट करना या उनको नॉमिनेट करना। लेकिन किंग किनको नॉमिनेट करेगा ये कौन कंट्रोल करता था? नेशनल असेंबली। इनको कंट्रोल कौन करता था? नेशनल असेंबली। क्योंकि किंग जो था वो किसके अंडर कंट्रोल था? नेशनल असेंबली के। किंग जो था वो नेशनल असेंबली के अंडर कंट्रोल था। और मिनिस्टर्स को जब किंग इलेक्ट करता था तो वो भी किसके कहने पर? नेशनल असेंबली के कहने पर। इसी तरीके से मिनिस्टर्स किंग को भी कंट्रोल किया हुआ था और मिनिस्टर्स को जब किया तो वो कंट्रोल किया हुआ था। किंग के पास नेशनल असेंबली को कंट्रोल करने के लिए वीटो पावर थी। वीटो पावर क्या होती है? से टू नो, नो कहना। वीटो पावर का मीन्स होता है राइट टू से नो, यानी कि ना कहने की पावर। अगर नेशनल असेंबली कोई भी डिसीजन ऐसे लेती कि जिससे प्रॉब्लम हो सकती है सोसाइटी को, किसी को भी, तो क्या आएगा? से टू नो, यानी कि नो कहने की पावर किसके पास थी? किंग के पास। लेकिन फाइनल डिसीजन नेशनल असेंबली का ही होता था इसमें। अब मिनिस्टर्स तो हो गया, ठीक है। अब ये तो हो गई हमारी लेजिस्लेचर हो गई, नेशनल असेंबली। तो किंग और मिनिस्टर्स ये कौन हो गए? क्योंकि यही तो एग्जीक्यूट कराते हैं लॉ को, एग्जीक्यूटिव हो गए। अब बात रही जुडिशरी की। जुडिशरी जो थी वो अपने आप में क्या थी? ये जो एक्टिव सिटीजन्स हैं, ये एक्टिव सिटीजन्स ही किसको इलेक्ट करते थे? जुडिशरी को, यानी जजेस को। और ये जुडिशरी जो है जजेस को चुन लेती थी, वोट करके जजेस को चुना जाता था। जुडिशरी जो थी वो इंडिपेंडेंट थी। जुडिशरी इंडिपेंडेंट थी, जुडिशरी पर किसी का कोई भी कंट्रोल नहीं था, क्योंकि जुडिशरी अगर कंट्रोल में आ जाएगी तो फिर वो सही डिसीजन नहीं दे पाएगी। देखिए एक्टिव सिटीजन्स ने वोट किया, रिप्रेजेंटेटर्स अपने लेकर आया। रिप्रेजेंटेटर्स ने 45 मेंबर्स किसके? नेशनल असेंबली के इलेक्ट कर लिए। नेशनल असेंबली के साथ किंग भी था। किंग लेकिन नेशनल असेंबली के अंडर कंट्रोल था या उसका पपेट था, ये भी कह सकते हैं। किंग जो था वो मिनिस्टर्स को इलेक्ट करता था। मिनिस्टर्स लेकिन कंट्रोल किसके हाथ में रहते थे? मिनिस्टर्स क्या काम करेंगे, कैसे करेंगे, ये उन्हें कौन बताएगा? नेशनल असेंबली, नॉट द किंग। तो इनको हम एग्जीक्यूटिव कह सकते हैं, इसे लेजिस्लेचर, और ये पॉलिटिकल पावर ऑफ डिवीजन हो गया। तो इस तरीके से हमने पावर ऑफ डिसीजन, पावर ऑफ डिवीजन जो है कर लिया हमने फ्रेंच रिवॉल्यूशन में। ये था हमारा डिवीजन ऑफ पावर फ्रेंच रिवॉल्यूशन में। इस तरीके से उन्होंने जब चलाया तो आपका जो डिवीजन ऑफ पावर है वो प्रॉपरली चला और आगे जाके जो रूल है वो इजीली होने लगा। अब हम बात करते हैं कि देखिए हमने यहाँ पर पैसिव सिटीजन्स के बारे में पढ़ा था, जिसमें वुमन आई थी, यानी कि वुमन को राइट टू वोट नहीं था। पैसिव सिटीजन्स के बारे में जब हमने पढ़ा तो उसमें हमने देखा कि उसमें वुमन है और वुमन को राइट टू वोट नहीं था। They do not have, इनको राइट टू वोट नहीं दिया गया था। देन राइट टू वोट इन्हें नहीं दिया गया तो इन्होंने भी क्या किया कि नहीं ठीक है, इन्हें भी क्या लगा, बुला, दे फेल्ट बैड, उन्हें बहुत बुरा फील हुआ इस चीज का और उन लोगों ने भी क्या कर दिया, रिवॉल्यूशन। रिवॉल्यूशन की कमी आ रही थी जो इन्होंने भी रिवॉल्यूशन कर दिया। फ्रांस में रिवॉल्यूशन ही रिवॉल्यूशन होते रहे बहुत सारे। तो अब वुमन ने भी क्या कर दिया, रिवॉल्यूशन कर दिया। अब उन रिवॉल्यूशन कैसे किया उन्होंने वो देखते हैं हम। देखिए
मोस्ट वुमेन जो थी, मोस्ट ऑफ वुमेन जो थी जिन्होंने रिवॉल्यूशन किया था वो बिलोंग करती थी थर्ड एस्टेट से। मोस्ट ऑफ वुमेन जो हैं वो बिलोंग करती थी किससे? थर्ड एस्टेट से बिलोंग करती थी। थर्ड एस्टेट की जो वुमेन थी वो काम करने बाहर जाया करती थी, वो काम करने योग्य थी, अर्न करती थी अपनी लाइफ को चलाने के लिए, लाइफ सेविंग करने के लिए, लाइफ को चलाने के लिए वो अर्निंग भी किया करती थी अपनी लिविंग के लिए, और उनको अर्न भी किया करती थी, यानी सारे काम वो करती थी, घर के भी काम करती थी, लेकिन उन्हें एजुकेशन का भी राइट नहीं था, उन्हें एजुकेशन लेने का भी राइट नहीं था, उन्हें एजुकेशन भी नहीं दिलवाई जाती थी, और अब उनके साथ इससे भी उन्हें बहुत गुस्सा था, और अब उनको वोट देने का भी राइट नहीं मिला, वोट देने का भी राइट नहीं मिला, एजुकेशन का भी राइट नहीं मिला। तो इससे उन्हें क्या हुआ? गुस्सा आया और उन्होंने क्या कर दिया? रिवॉल्ट कर दिया। नेक्स्ट कारण है ये कि क्या क्या रीजन है। डिस्कस एंड वॉइस इंटरेस्ट वुमेन स्टार्टेड देयर ओन पॉलिटिक्स क्लब्स एंड न्यूज़पेपर। धीरे धीरे क्या हुआ? वुमेन्स जो हैं वो आपस में क्या करने लगी? डिस्कशन करने लगी। उन्होंने अपने क्लब्स बना लिए, न्यूज़पेपर्स में अपनी बातें रखने लगी। जो थोड़ी लिटरेट जो लोग थे उन्होंने जब देखा जो अदर वुमेन है थर्ड एस्टेट की, जो कुछ लिटरेट पीपल थे, तो लिटरेट पीपल की जो वुमेन थी, उन वुमेन की जब उन्होंने ऐसी न्यूज़ वगैरह में पढ़ा, उन्होंने उनको देखा कि ये वुमेन जो है वो किस तरीके से काम कर रही हैं, तो उन्होंने भी क्या किया? क्लब्स वगैरह में, न्यूज़पेपर में जब उन्होंने देखा तो इससे उन्हें क्या मिला? इंस्पिरेशन मिला कि हमें भी कुछ ना कुछ करना चाहिए, हमें भी इस तरीके से बस घर में ही बैठे नहीं रहना चाहिए। तो इससे भी उन्हें थोड़ी इंस्पिरेशन मिली, तो वो रिवॉल्ट के लिए तैयार हो गई। नेक्स्ट जो रीज़न था वो ये था, मेन वही मैन वर्सेस वुमेन, क्योंकि वुमेन ने आज तक जितने भी जो राइट्स लिए हैं अपने, जो भी इसने राइट्स लिए हैं वो सब कैसे लिए हैं? फाइट करके लिए हैं। जब तक वुमेन ने अपने लिए फाइट नहीं की, ना तो उन लोगों को एजुकेशन मिली, ना उन लोगों को इंडिपेंडेंस मिली, और ना ही उन लोगों को राइट टू वोट मिला। जैसे फ्रेंच रिवॉल्यूशन में बहुत सारी ऐसी कंट्रीज हैं जहाँ पर वुमेन को राइट, जब स्टार्टिंग में वोटिंग राइट्स जब मिलने लगे, डेमोक्रेसी आई, तो स्टार्टिंग में किसी भी कंट्री में वुमेन्स को वोटिंग राइट नहीं दिए गए थे। तो वुमेन जो है उनको सब कुछ ही कैसे मिला है? फाइट करके मिला है। तो इस तरीके से इन्हें यहाँ पर भी फाइट करनी थी, और वही मैन वर्सेस वुमेन का यहाँ पर बात आ गई क्या कि इन्होंने ये कहा, जब मैन को, जो कि सिर्फ क्या करता है? अर्निंग करके लाता है, जिसे हाउस होल्ड चोर्स से कोई मतलब नहीं है, जिसे बाजार की कीमतों से कोई मतलब नहीं है, जो पूरा सेटलमेंट नहीं करता, जो हाउस का मैनेजमेंट नहीं करता, उसको जो प्रॉब्लम है उसको तो आपने क्या दे दिया? राइट टू वोट दे दिया। और हम जो वुमेन हैं, हम वुमेन जो है वो अर्निंग भी करती हैं, यानी एम्प्लॉयड भी हैं, और हाउस होल्ड चोर्स भी करती हैं, यानी कि महंगाई वगैरह हर चीज़ के बारे में हमें क्या करना पड़ता है? मैनेज करना पड़ता है। उनको आपने वोटिंग राइट नहीं दिया। तो ये कहाँ का जस्टिस हुआ? तो इन्होंने इसे क्या ठहराया? अनजस्टिस ठहराया, यानी अन्याय ठहराया अपने खिलाफ। अब इन्होंने कहा जब भाई मेन जो है वो पूरे वोटिंग राइट इंजॉय कर रहे हैं, मैन जब अपनी पूरी पॉलिटिकल पावर इंजॉय कर रहे हैं, तो वुमेन को भी वो पॉलिटिकल पावर मिलनी चाहिए, वुमेन भी वो पॉलिटिकल पावर लेंगी। इस वजह से इन्होंने रिवॉल्ट कर दिया। ये 3 रीजंस थे। फर्स्ट 2 रीजन क्या था कि एजुकेशन नहीं मिली, फिर वोटिंग भी नहीं दिया। नेक्स्ट है कि डिस्कशन जब इन्होंने अदर वुमेन के बारे में पढ़ा, और फिर नेक्स्ट है कि मैन को दे दिया, वुमेन को क्यों नहीं दिया, तो थोड़ा सा डिफरेंस की बात आ गई। अब इन्होंने क्या किया? रिवॉल्यूशन जब इन्होंने कर दिया, उसके बाद इनके स्टेटस में क्या कोई चेंज आया?
सबसे इम्पोर्टेंट बात तो यही है कि रिवॉल्यूशन तो कर दिया, ठीक है, फ्रांस के लोगों ने रिवॉल्यूशन तो कर दिया था, लेकिन क्या उनके स्टेटस में कोई चेंज आया? बिल्कुल आया। तो इम्पोर्टेंट है, हाँ ठीक है, रिवॉल्यूशन सक्सेसफुल हुआ। लेकिन वुमन ने जो रिवॉल्यूशन किया उनके बाद उसमें कोई चेंजेस आए? वुमन ने रिवॉल्यूशन तो कर दिया, लेकिन चेंजेस भी तो आने चाहिए भाई। फ्रेंच रिवॉल्यूशन जो था उसमें भी वुमन ने बढ़ चढ़कर भाग लिया था, बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने पार्टिसिपेट किया था, और उनकी वजह से ही काफ़ी जो लोग थे उनकी वजह से ही फ्रांस रिवॉल्यूशन जो है वो सक्सेसफुल हो सका था। अब वुमन का जो स्टेटस है वो क्या था आफ्टर रिवॉल्यूशन? रिवॉल्यूशन के बाद देखिए वुमन का जो स्टेटस है उसमें कुछ ऐसे लॉज इंट्रोड्यूस हुए, कुछ ऐसे लॉज को इंट्रोड्यूस किया गया जिससे वुमन की जो लाइफ है वो इजी हो गई। वुमन की लाइफ को क्या बना दिया गया? इजी बना दिया गया। कुछ ऐसे लॉज बनाए गए, जैसे इन लॉज में कौन कौन सा था? जैसे स्कूलिंग ऑफ गर्ल्स कंपलसरी कर दिया गया, बहुत बड़ी बात थी ये कंपलसरी कर दिया गया स्कूलिंग ऑफ गर्ल्स। गर्ल्स स्कूल बना दिए गए नए नए। गर्ल्स जो हैं उनको फोर्स्ड मैरिज जो है उनकी नहीं की जाएगी, ज़बरदस्ती जो उनकी मैरिज है वो करवा दी जाती थी, छोटी एज में करवा दी जाती थी, चाइल्ड मैरिज नहीं करवाई जाएगी। डाइवोर्स अगर वुमन चाहे तो वो भी दे सकती है, अगर मैन डाइवोर्स, क्योंकि पहले जो था इनके पास ये राइट नहीं था कि डाइवोर्स सिर्फ मैन ही दे सकता है, अगर वुमन चाहे तो वो नहीं दे सकती, लेकिन अब ये रूल भी हो गया, कर सकती है वुमन भी। नेक्स्ट इसमें इम्प्रूवमेंट आया कि वुमन जो है अब वो जॉब के लिए उन्हें ट्रेनिंग भी मिल सकती है। जो भी मैन जितनी भी जॉब करते हैं वो सभी जॉब्स जो हैं वो वुमन भी कर सकती है, बट शी वॉज डिनाइड। यहाँ पर ही छोटे मोटे बिजनेस भी कर सकती है, लेकिन मेन जो जिसके लिए इन्होंने रिवॉल्यूशन किया था वो रिवॉल्यूशन सक्सेसफुल इसलिए नहीं रहा। बहुत सारा चेंजेस तो आ गए इनकी लाइफ में कि इनकी लाइफ बहुत आसान हो गई। कैसे हो गई इनकी लाइफ? भाई स्कूल जा सकती हैं, फोर्स मैरिज इनकी नहीं होगी, चाइल्ड मैरिज नहीं होगी, डाइवोर्स दे सकती हैं अपने हस्बैंड को, जॉब ट्रेनिंग कर सकती हैं, अपना बिजनेस भी खुद चला सकती हैं। अब बात करते हैं कि जो जिसके लिए इन्होंने किया था वोटिंग राइट, क्या वो इन्हें मिला? नहीं मिला। लेकिन इन्हें वोटिंग राइट नहीं दिया गया। वोटिंग राइट इन्हें क्यों नहीं दिया गया? क्योंकि वोटिंग राइट इन्होंने ऐसा समझा कि पॉलिटिकल राइट्स देने के लिए वुमेन को कोई ज़रूरत नहीं है। अब ये तो था लाइफ को इजी बनाया गया, स्टेटस ऑफ वुमेन। अब देखिए न्यू रीजन ऑफ टेरर। रीजन ऑफ टेरर के टाइम नई गवर्नमेंट बनी थी, उसने वुमेन की पॉलिटिकल एक्टिविटीज पर बैन लगा दिया था। वुमेन जो है उनकी कोई पॉलिटिकल एक्टिविटी नहीं होगी, उस पर क्या लगा दिया था? बैन लगा दिया था। रॉबेस्पियर के टाइम में फाइट जो है वो जब चलती रही इनकी 1946 तक, वुमेन जो है इतना सारा कुछ मिल गया तो उससे वो इन लोगों ने सोचा कि अब इतने सारे तो इनको राइट्स दे दिए, इतना सब कुछ तो दे दिया, तो अब तो ये आराम से अपनी लाइफ जी लेंगी और बिल्कुल भी चू भी नहीं करेंगी और आराम से हम भी अपना जो वोटिंग राइट है उसको एंजॉय करते जाएंगे। लेकिन वुमेन जो हैं उन्होंने अपना रिवॉल्यूशन कंटिन्यू रखा, हार मानने वालों में से नहीं थी। रिवॉल्यूशन को इन्होंने कंटिन्यू रखा और रिवॉल्यूशन इन्होंने कब तक किया? देख लो आप 1794 के आसपास से ये कर रही हैं और 1946 मतलब कम से कम 200-250 साल इन्होंने ये किया रिवॉल्यूशन।
1946 में इन्हें राइट टू वोट मिल गया। 1946 में इन्हें राइट टू वोट मिल गया और इस तरीके से इनकी क्या हो गई, इनकी विक्ट्री, यानी कि ये विनर हो गई उस समय। तो क्योंकि बहुत बड़ी बात थी फ्रांस में वुमन को क्या मिल जाना, राइट टू वोट मिल जाना। अब हम बात करते हैं इसका जो लास्ट टॉपिक है आपके चैप्टर में लास्ट में दिया हुआ है, दैट इज नेपोलियन बोनापार्ट। नेपोलियन बोनापार्ट का जो राइजेशन है वो हुआ था, कल हमने पढ़ लिया था इसके बारे में। वैसे देखिए, नेपोलियन बोनापार्ट के बारे में हम ये पढ़ रहे हैं, कल मैंने आपको इसके बारे में थोड़ा सा बता दिया था। देखो, नेपोलियन बोनापार्ट जब ये फ्रांस में आया, फ्रांस में जब इसने एंट्री ली, जब फ्रांस में ये आया, इसने एंट्री ली, तो फ्रांस के लिए बहुत बुरा साबित नहीं हुआ। ठीक है कि इसने फ्रांस पर कब्जा कर लिया था, बहुत बैड नहीं था। फ्रांस में इसने बहुत सारे, ये डिक्टेटर बन गया, आते ही इसने अपने आप को फ्रांस का डिक्टेटर बना दिया, मिलिट्री रूल हो गया था, डिक्टेटर बना दिया। लेकिन इसने बहुत सारे ऐसे पॉलिटिकल, कल्चरल, बहुत सारे रिफॉर्म्स किए, जिसके लिए फ्रांस जो है वो इन्हें आज भी क्या करता है, थैंक्स करता है। फ्रांस जो है वो इसके लिए बहुत हम्बल है कि अगर नेपोलियन बोनापार्ट नहीं आता तो शायद जो आज हमने स्ट्रक्चर बनाया है पॉलिटिक्स का, यानी वही लेजिस्लेचर वगैरह, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी, ये शायद हम नहीं बना पाते। क्योंकि जब फ्रांस, बोनापार्ट जब आया यहाँ पर, वो एक बहुत ही ब्रिलियंट जनरल था। उसने फ्रांस की सीमाओं को भी क्या किया, एक्सटेंड किया। ब्रिटेन और रशिया को छोड़कर, ब्रिटेन और रशिया को छोड़कर उसने सारी की सारी जो कंट्रीज थी उन सभी को जीत लिया। विक्ट्री ऑन ऑल द कंट्रीज, जो भी उसके नेबर में थी उन सारी कंट्रीज पर उसने अपना रूल लगा दिया। शॉर्ट लिव था उसकी सक्सेस, जो थी सक्सेस बहुत कम टाइम रही उसकी, शॉर्ट टाइम तक उसकी सक्सेस रही, क्योंकि सारी की सारी कंट्रीज जो थी, वाटरलू का जब युद्ध हुआ तो रशिया, ब्रिटेन, जो अकेला नेपोलियन है वो रशिया, ब्रिटेन, रशिया पर, ब्रिटेन पर, ऑस्ट्रिया पर, प्रशा, इन सब पर अकेला ही भारी पड़ गया। तो इन सब ने क्या किया, उसको चारों तरफ से घेरकर वाटरलू के वॉर में, वाटरलू के वॉर में 1815 में इसको मारा। इसको धोखे से मारा था, चारों तरफ से घेरकर, और ये अकेला लड़ रहा था उस समय, तब मारा था इसको। उसको कैप्चर किया और फिर इसको क्या कर दिया गया, जेल में डाल दिया गया। वहां पर आइलैंड है सेंट हेलेना, जहां पर 6 साल वो क्या रहा, बंदी बन के रहा आइलैंड हेलेना में, और उस आइलैंड में फिर वो वहीं पर ही मर गया 1821 में। इम्पैक्ट ऑन वर्ल्ड, अब ये बात हो गई कि किसकी, ये हमने बात की है किसकी, फ्रेंच रिवॉल्यूशन की। फ्रेंच रिवॉल्यूशन का वर्ल्ड पर काफ़ी इम्पैक्ट पड़ा है, जैसे कि लोगों को अपने राइट्स समझ में आने लगे। अब कहीं पर भी डिक्टेटरशिप नहीं थी, लोग जो थे वो किसी भी डिक्टेटर को क्या नहीं करने देते थे, अपने ऊपर धीरे धीरे मतलब समझ जाते थे कि हाँ ठीक है। और ये बहुत, यानी इंडिया के लिए भी इंस्पिरेशन कौन सी कंट्री बनी है, फ्रांस। फ्रांस की रिवॉल्यूशन को देखकर ही इंडिया में भी रिवॉल्यूशन का आइडिया हम लोगों के पास आया। तो ये आपका चैप्टर आज कंप्लीट हो गया है, इसके नोट्स आप कंप्लीट कर लेंगे एंड सेंड इट टू मी।
on WhatsApp. Thank you. Have a nice day.